सो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में काफी जानकारी जुटाई, काफी चीजें हमने डिस्कस की कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या होती हैं, कूलम्स लॉ किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। और इसी तरीके से आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, जिसको हमने सेंटर ऑफ मास के अंदर पढ़ा था इन +1। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी के ऊपर जाती है, या फिर हम ये बोलते हैं कि कोई बॉडी की इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, तो ये हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन होती है ड्यू टू द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्जेस। यानी कि जो चार्जेस हमारे पास आते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ग्रीनीनेस नेचर की वजह से आते हैं या एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से आते हैं। अगर कोई बॉडी चार्ज होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10, 15, 20 इलेक्ट्रॉन या तो जाते हैं या फिर आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली आपके पास आ जाता है। अगर हम बात करें कि किसी बॉडी के ऊपर अगर इतना ज्यादा चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज एक तरीके से उस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इतना क्लोजली पैक्ड है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन वेक्टर को जान पा रहे हैं तो दूसरी के पोजीशन वेक्टर को जानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी इनफाइनाइट स्मॉल होगा। यह हमारे पास कुछ ऐसा ही है जैसे कि इस वक्त मेरे हाथ में जो चौक है, मुझे पता है कि यह चौक किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है और ये मटेरियल के एटम्स मिलकर ही इस चौक को बना रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल, इसके एटम्स, इसके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक्ड है कि दूर से देखने में ये मुझे एक कॉन्टिन्यूअस मास नजर आता है, बजाय कि मैं इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तरह समझने की कोशिश करूं। इसी तरीके से अगर हम मान लिया जाए कि पानी पीते हैं तो पानी बच्चे हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, लेकिन जब बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो हमको वहां पर कॉन्टिन्यूअस अमाउंट ऑफ वाटर नजर आता है। तो इसी चीज की तरह जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जाकर स्प्रेड होता है तो वो हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नजर आता है। हम इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं ताकि हम कूलम्स लॉ की एक डिसएडवांटेज की ये पॉइंट चार्जेस के बीच में ही कैलकुलेट की जा सकती है, इसको ओवरकम कर सकें। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है तो वो माइक्रोस्कोपिकली तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट रखता है, लेकिन अगर यही चीज हमारे पास मैक्रोस्कोपिकली देखी जाए तो हम बोल देते कि यार इसको इग्नोर कर दीजिए। हालांकि वो वैलिड है, हम इनवैलिड नहीं बोल रहे, हम सिर्फ उसको इग्नोर करने को बोलते हैं। और इसी वजह से हमारे आसपास वो चाहे एरिया आप जितना मर्जी छोटा ले लीजिए, अगर उसके ऊपर चार्ज आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हमारे पास जैसे मास 3 तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही हमारे पास जो चार्ज है ये भी 3 तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So one is the linear charge distribution. Linear charge distribution किसी भी लीनियर डायमेंशन की बॉडी, लीनियर डायमेंशन का मतलब हमारे पास आ गया लेंथ। हमारे पास अगर किसी लेंथ के ऊपर जाकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम उसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक लीनियर एलिमेंट है, इस तरीके से मैं इसको रैंडम ले रहा हूं, इसकी कोई मैं एक पर्टिकुलर पिक्चर नहीं बना रहा हूं। सो हमारे पास एक रैंडम सी मैंने लाइन एलिमेंट लिया और ये एज्यूम कर लिया
कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना क्लोजली पैक था कि अगर मुझे एक का पोजीशन वेक्टर पता है, सिर्फ एक का, तो दूसरे का निकालना मुश्किल होगा, तीसरे का तो और मुश्किल होगा। रीजन है पोजीशन वेक्टर वैसे डिफाइंड नहीं है जैसे अभी तक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में थे। अभी तक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर मेरे पास 4 चार्जेस हैं तो चारों के चारों का पोजीशन वेक्टर हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो वहां पर हम उसको बोलते हैं कि वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग है सबके सब। लेकिन अब यहां पर ये इतना क्लोजली पैक्ड है कि यहां पर हम अगर इसका पोजीशन वेक्टर जानते हैं तो हमको इसका निकालना, इमीडिएट नेक्स्ट का निकालना मुश्किल हो जाएगा। इनके बीच में इनफाइनाइट स्मॉल स्पेस है जिसकी वजह से पोजीशन वेक्टर निकालना दिक्कत हो जाती है। सो हम यहां पर क्या डिफाइन करते हैं, हम यहां पर डिफाइन करते हैं लैम्डा। नाउ दिस इज लैम्डा, जो कि सिंबल है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड दिस इज Q अपॉन L। यहां पर हमारे पास Q क्या है, ये टोटल चार्ज है जो इस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड, और L क्या है हमारे पास इसकी लेंथ है। सो ये हमारे पास आ जाती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी अगर हम बोले यूनिट तो कूलम पर मीटर। नाउ दिस बिकम्स द यूनिट ऑफ दिस लैम्डा। सो अगर मेरे पास एक बार लैम्डा आ जाता है तो इसका हमारे पास एक जिसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट आपके पास डेवलपमेंट हो जाती है इस बॉडी से रिलेटेड, किसी और बॉडी से रिलेटेड नहीं। अब ये नहीं है कि लैम्डा मैंने इस लाइन का निकाला और फिर मैं इसके लैम्डा को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर यूज कर रहा हूं, उसकी अपनी लैम्डा हो सकती है, मे भी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मे भी सेम हो जाए, लेकिन हर बॉडी की लैम्डा दूसरी बॉडी से हम अलग मान के चलते हैं। सो अगर इस बॉडी के लिए लैम्डा डिफाइंड हो गया तो इसका मुझे क्या फायदा होगा, इसका फायदा हमें ये होगा कि अगर मान लिया जाए कि मैं इस बॉडी का एक बहुत स्मॉल पोर्शन ले लेता हूं एंड लेट द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन बी इक्वल टू dx, तो इस dx के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है ये मैं बड़े आराम से बता सकता हूं। हाउ, इस dx लेंथ के ऊपर जो इसी बॉडी के लिए, जिसके लिए लैम्डा डिफाइन किया, किसी और बॉडी के लिए नहीं, अगर कोई दूसरी बॉडी लेंगे तो पहले हम उसका लैम्डा डिफाइन करेंगे और फिर जाकर हम उसकी किसी भी एक छोटे से छोटे पोर्शन का चार्ज निकाल सकते हैं। सो ये dx है, तो इस पे जो चार्ज होगा dq का, इट विल बी गिवन बाय लैम्डा इंटू dx। सो दिस विल बी लैम्डा इंटू dx। अब ये लैम्डा यहां पर मैंने यूनिफॉर्म माना है। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहा है, वो इस बात से अवेयर होता है कि +1 के अंदर भी उसने जब लैम्डा मास के लिए देखा था तो वो 2 तरीके से आता है। एक जो लैम्डा कांस्टेंट है, जो कि इस केस में मैं मान के चल रहा हूं कि लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली है, तो हम इस पर्टिकुलर केस में किसी भी छोटे पोर्शन का आप चार्ज निकाल सकते हो, सीधा लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ये लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर चार्ज को निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, उस केस में अगर मुझे किसी लेंथ के ऊपर चार्ज निकालना है, इट विल बी गिवन बाय द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dx, जहां पर हम मान के चलते हैं कि लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x, जहां पर हो सकता है कि लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x। और वैसे भी अगर मान लिया जाए ये कांस्टेंट भी है तो भी अगर मैं ये जनरल अप्रोच लेके चलता हूं, अपने माइंड में लेके चलता हूं, तो मेरे लिए ज्यादा इजीनेस रहती है। तो इसको याद नहीं करना है, इसको सिंपल इस तरीके से हमने समझना है कि लैम्डा हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा, इससे हम किसी छोटी से छोटी लेंथ और बड़ी से बड़ी लेंथ, उसी पर्टिकुलर आपके पास एलिमेंट कंडक्टर की चार्ज को आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने यहां पर चार्ज को कैलकुलेट कर दिया। सो अब नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि चलिए ये मुझे समझ में आ गया कि अगर लैम्डा यूनिफॉर्म है तो बहुत ईजी है, लैम्डा इंटू हम लेंथ कर देंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो Q इज इक्वल टू लैम्डा dx, और मैं यहां पर कर देता हूं फ्रॉम x1 से x2, तो इस x1 और x2 में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या कितना चार्ज प्रेजेंट है ये मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं।
अब इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहां पर एक सिचुएशन डेवलप की जा सकती है, और सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि वी हैव अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये मेरे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे पास ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा आपको गिवन है। मान लेते कि ये लैम्डा या तो गिवन है या फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया पिछले मेथड से, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस दूर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है एंड विच इज क्यू नॉट। मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, एंड नाउ समबडी सेज मी कि अब आप इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस लीनियर कंडक्टर और इस क्यू नॉट के बीच की फोर्स निकालें। तो कैसे निकालोगे? अगर कोई पर्सन बोलता है कि सर हम कूलम्ब्स लॉ लगा लेते हैं, तो ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, जिसमें से ये तो पॉइंट चार्ज है बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है। नाउ व्हाट इज पॉइंट चार्ज? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ पॉइंट मास। काफी हद तक हमें फायदा हो जाता है समझने में, क्योंकि वो चीज जल्दी समझ में आती है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप रात के वक्त आसमान के अंदर जब स्टार्स को देखते हो तो वो स्टार्स आपको बिल्कुल एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं, तो क्या सही में वो स्टार्स इतने छोटे हैं? तो आंसर आता है नहीं। शायद से उसमें से कई ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमारे, जिसको ये बोल सकते हैं, सन से भी बड़े, तो फिर वो हमें पॉइंट की तरह क्यों नजर आते हैं? तो आंसर हमारे पास निकल कर आता है कि वो हमसे दूर हैं। तो मतलब जब हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम कहां से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो वैसे वो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाती है? मास बॉडी बन जाती है। ऐसे ही हमारे पास पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी बॉडी का साइज कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो कि उस बॉडी का साइज बहुत छोटा है, पर किसके हिसाब से छोटा आपको नजर आ रहा है? एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अल्टीमेटली वो बॉडी क्या बन जाती है? पॉइंट चार्ज बॉडी बन जाती है। सो अगर मान लिया जाए ये क्यू नॉट है, पॉइंट चार्ज है, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो पहले मुझे इसमें से पॉइंट चार्ज बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। कैसे? मुझे यहां पर एक ऐसी लेंथ लेनी पड़ेगी, लेट द लेंथ बी इक्वल टू dl, जो लेंथ है इस आर, इस डिस्टेंस आर के मुकाबले हमारे पास क्या है? इस आर डिस्टेंस के मुकाबले हमारे पास थोड़ी सी कम, यानी कि इस डीएल का साइज इस आर के मुकाबले बहुत कम है, तो दिस बिकम्स अ पॉइंट चार्ज। और इस पे अब चार्ज कितने का आएगा? डी क्यू का। तो ये डी क्यू किसके बराबर है? ये डी क्यू मेरे पास है लैम्डा इंटू डीएल। कैसे? ये मुझे पता है। तो प्लीज मैं फिर से एक बात कहता हूं, अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना तो ठीक है, चलो लैम्डा इंटू डीएल, लेकिन अपने आप को इस बात में भी ट्रेनिंग दो कि लैम्डा अगर डिस्टेंस का फंक्शन है, if lambda is suppose a plus bx और lambda is equal to ax plus bx का स्क्वायर, तो फिर आपको फोर्स निकालनी है। तो वहां पर आपकी मैथमेटिकल जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल ब्रेन है और जो आपकी इंटीग्रेशन की पकड़ है, वो बहुत काम आएगी। तो प्लीज उन चीजों पे भी आप फोकस करिएगा। खासकर ये मैं बात आईआईटी एडवांस वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं। सो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एक जनरल सी बात हम कर रहे हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स, और ये चार्ज है डी क्यू जो कि इसके ऊपर है। अब ये डी क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, और मान लीजिए ये रिपेल कर रहा है विद द फोर्स डी एफ। अब बच्चा बोलता है सर पूरी फोर्स क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज भी तो पूरा नहीं है, तो पूरी फोर्स कैसे लग जाएगी? सो ये डी एफ फोर्स किस तरीके से हमारे पास आएगी? डी एफ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्ज है मेरे पास डी क्यू, ऊपर चार्ज है मेरे पास क्यू नॉट, नीचे मेरे पास आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास इस इनफाइनाइट स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज की वजह से एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगी, जो कि अपवर्ड ऑपोजिट जो है आपके पास अलोंग दी पोजीशन वेक्टर जा रही है। और टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे बोथ साइड्स को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहां पर हमारे पास F विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन
चलिए हम इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर डी क्यू डिवाइडेड बाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है आर यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज डी क्यू? द डी क्यू इज लैम्डा डीएल। तो अब हमारे पास लास्ट चीज क्या आ जाती है, दिस एफ इज गिवन बाई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर अब हमारे पास डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा डी एल आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा है और ये एक्सप्रेशन किस चीज का हमारे पास डेवलप हो रहा है, बिटवीन अ लीनियर चार्ज एलिमेंट अ पॉइंट चार्ज एलिमेंट पॉइंट चार्ज के बीच की फोर्स का एक्सप्रेशन है। सो क्या हमारे पास इस तरीके की कई और आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल, हमारे पास बहुत तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। लीनियर ही नहीं, हमारे पास सरफेस भी होती है और वॉल्यूम भी होती है। सो जरा इसको हम आगे की तरफ समझते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है? सो नेक्स्ट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास क्यू चार्ज किसी 2 डायमेंशनल बॉडी पे जाकर एम्बेडेड हो जाता है या फिर वो जाकर 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, तो पिछले लॉजिक के हिसाब से ही अब हम इसको बोलेंगे द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बेस्ड ऑन द सरफेस, जो कि एक सरफेस पे आ गई है। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके ऊपर जाकर स्प्रेड हो गया। ये हमारे पास स्प्रेड वैसे ही हुआ जैसे कि बच्चे हमारे पास ब्रेड के ऊपर जैम हो जाता है, तो वैसे हमारे पास ये स्प्रेड हो गया और इन चार्जेस के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है और इस वजह से अगर मैं किसी एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर किसी तरीके से पता लगा पाऊं तो मुझे दूसरे का पोजीशन वेक्टर निकालने में दिक्कत होगी। तो इसकी कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द फोर्स और रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत मुश्किल हो जाता है। डिस्क्रीट के लिए बहुत आसान है पर कॉन्टिन्यूस के लिए मुश्किल है। और हम यहाँ पर बोल देते हैं कि सपोज यहाँ पर क्यू चार्ज है और ये टोटल एरिया इसका ए है। सपोज इसका एरिया हमारे पास ए के बराबर है और क्यू इस पे आने वाला मेरे पास है चार्ज। तो मैं क्या डिफाइन करता हूं, मैं डिफाइन करता हूं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। यूनिट्स हमारे पास इसकी यूनिट्स आ जाएंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट्स हमारे पास आ जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो अगेन वही प्रैक्टिकल यूज है कि अगर इसमें से मैं रैंडमली इसी बॉडी में से इसी बॉडी का जिसका चार्ज डिफाइंड है बच्चे हमारे पास, यानी कि अगर मान लिया जाए कि मैं किसी जगह पे ह्यूमन पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालता हूं और वो मेरे पास आ जाती है कि भाई इतने किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास इतने पर्सन रहते हैं, इतने ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो भैया मैं उस पॉपुलेशन डेंसिटी को, ह्यूमंस की पॉपुलेशन डेंसिटी को कुत्तों की पॉपुलेशन डेंसिटी पे कैसे लगा सकता हूँ? बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा ना। एक चीज जो है बच्चे एनिमल है और दूसरे हमारे पास जो है ह्यूमन बींग्स है। कुछ ऐसा ही है क्या अगर मेरे पास सरफेस ए है, उसका मैंने सिग्मा डिफाइन कर दिया और मैं उसका सिग्मा उठाकर कहां पर यूज कर रहा हूं, बी बॉडी के किसी छोटे से पोर्शन पे चार्ज निकालने के लिए, तो ये मेरे पास एक अनसाइंटिफिक है और इनजस्टिस भी है मेरी अपनी समझ के साथ। किसी भी अकलमंद पर्सन के समझ के साथ वो अपने साथ ही क्या कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है कि ये कर क्या रहा है भाई, अब ए से वो बी की तरफ किस तरीके से जा सकता है। तो ध्यान रखना जब एक बॉडी की बात की जाएगी, उसकी सिग्मा की बात की जाएगी, आपको उसकी सिग्मा को लेके दुनिया भर में घूमना नहीं है कि भैया मेरे पास सिग्मा आ गया है, बताओ किस किस का जो है चार्ज निकालता फिर हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। उस बॉडी का सिग्मा, उसी की चार्ज डेंसिटी,
उसी के ऊपर आने वाले किसी एरिया के चार्ज को निकालने में हेल्प करती है। सो हमारे पास यहां पर आ गया सिग्मा, और ये मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, लेट दिस बी डी। तो क्या करेंगे, पिछले लॉजिक के हिसाब से यहां पर जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, इट विल बी सिग्मा इंटू डी ए। सो डी क्यू इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। अगेन जहां तक बच्चे मेरी समझ है, इसके ऊपर हमारे पास ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर स्फीयर के अंदर ही आपके पास जो है वो सिमट जाते हैं, जहां से ज्यादा क्यूब आ जाता है आपके पास। तो स्फीयर का थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और चार्ज अगर उस पर क्यू आ रहा है तो सिग्मा किसके बराबर है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके ऊपर ज्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसमें भी सोच के रखिएगा। जैसे लैम्डा आपके पास वेरिएबल हो सकता है, वैसे ये सिग्मा को भी टीचर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर चेंज करके दे सकता है आपको। सो हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। सपोज कि कोई मुझे कहता है कि इस पूरी बॉडी की वजह से, जो कि एक फॉइल मान सकते हो, कोई एक एरिया मान सकते हो जिसपे क्यू चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे मेरे पास क्यू नॉट डिस्टेंस इससे आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट का मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज। फोर्स निकालिए, मुझे वो फोर्स बतानी है जो कि ये एरिया इस पॉइंट चार्ज पे लगा रहा है। तो क्या मैं सीधा कूलम्ब्स लॉ लगा दूं, अभी समझा के हटाऊं? बिल्कुल भी नहीं लगाना भाई। ऐसे ही आपको बिल्कुल भी एडवेंचर नहीं करना है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली आपके पास किसी भी ऐसा नहीं कि चार्ज बॉडी आई और लगाना शुरू कर दिया। वो बॉडी स्ट्रिक्टली आपके पास पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। ये तो पॉइंट चार्ज है, बट ये नहीं है ना। हाँ, हमारे पास अगर मैं इसमें से इसको कंसीडर करता हूं जिसका एरिया डी है, अगर इस पे डी क्यू चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ डी। अब ये डीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस डीएफ विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू, यहां पर क्यू नॉट एंड आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। और अब टोटल फोर्स निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है। सो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। अब डी क्यू, अब इस डी क्यू की इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, सो डी क्यू की इंटीग्रेशन को आई कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। सो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से मैं एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइंट चार्ज के बीच की क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकता हूं। सो ये हमारे पास आती है दूसरी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं तीसरी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज नोन एज टू बी दी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बॉडी के साथ रिलेट करती है हमारे पास। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लिया जाए, अब ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि टीचर कभी भी आपको ये बोलता है कि मेरे पास एक 3D बॉडी थी और वो 3D बॉडी मेटल की है या कंडक्टर की है, और मैं उसको अगर चार्ज प्रोवाइड करता हूं तो रिमेंबर चार्ज सिर्फ सरफेस पे जाएगा, वॉल्यूम पे कभी नहीं जाएगा। वहां पर हमेशा सिग्मा डिफाइंड होगा। लेकिन अगर ये बॉडी टीचर बोलता है नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटर है, तो यहां पर चार्ज इस 3D बॉडी के सेंटर से लेके सरफेस तक आएगा और यहां पे रो डिफाइंड होगा। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रख लेना। डाइलेक्ट्रिक के केस में भी ये होगा कि एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास स्फीयर है तो अंदर चार्ज जो है वो सेंटर से लेके वो सरफेस तक जाता है। तो अगर टीचर ने कभी भी आपको मिसलीड करना होगा तो वो कुछ ऐसे बोलेगा कि मेरे पास एक स्फीयर है,
वो कंडक्टिंग है या फिर वो मेटल का है। ये भी एक चीज है कि कई बार वो मेटल का ना बोल के कंडक्टिंग बोल देगा। तो अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो वहां पर कभी भी गलती से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मत चले जाना। अगर टीचर बात करता है नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटेड, उस केस में अगर आप चार्ज दोगे तो वो बॉडी के सेंटर से लेके बाहर तक आएगा, वहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करती है। सो हम यहां पर देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां पर हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बात, यहां पर मैंने जितनी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हैं, जो मैं अब लिखूंगा वो पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसा इस वजह से बच्चे हमारे पास, क्योंकि ये एक तरीके के हम ये बोल दिया जाए स्कूल में ऐसा किया जाता है यूज, या फिर जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस को यूज किया जाता है, तो एक बात बन जाती है, हमें भी पढ़ाते पढ़ाते आदत बन जाती है कि पॉजिटिवली चार्ज लेना, पॉजिटिवली चार्ज लेना। बट ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको यहाँ पर किसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज दे दे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये नहीं उसी तरीके से आप चले हुए हो कि फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है जी, वो सामने फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है, चाहे पता भी है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मैंने तो अट्रैक्ट करना है पर मैं उसको रिपेल कर रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा, मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं बेटा, यहां पर जो भी मैंने लैम्डा, सिग्मा और रो, जो भी मैं रो करवाऊंगा, ये तीनों के तीनों में कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। बट यहां पर कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर ये तीन चीजें, सिग्मा की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन रो की और लैम्डा की प्रॉब्लम हो सकती हैं जहां पर ये लैम्डा और रो भी डिस्टेंस के साथ वेरिएबल हो जाए। तो प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, खासकर आईटी एडवांस वाले बच्चे। सो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ये मेरे पास यहां पर मान लिया जाए कि एक 3D एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम इसको स्फीयर नहीं मान लेते बच्चे। स्फीयर मानने से अगेन टाइप कास्ट हो जाएगा, बच्चे को लगेगा कि हमेशा अब क्यूब आ गया तो बच्चा जो है वहां पर बैठ के जो है सोच रहा है यार टीचर ने तो स्फीयर करवाया था और आप क्यूब गए, तो वहां पर तो एल क्यूब लेना है, तो हम इसको 3D बॉडी बोलते हैं। सो हमारे पास ये एक 3D बॉडी है और इस पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चे कि ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी इंसुलेटेड है या नॉन कंडक्टिंग है, तभी सेंटर से लेके बाहर तक चार्ज जो है वो आपके पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहां पर मैं रो को कॉन्स्टेंटली मान के चल रहा हूं। बट बच्चे देयर आर प्रॉब्लम्स, इवन एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम्स है जहां पर रो रेडियस के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। सो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मान लिया जाए कि क्यू इसके ऊपर चार्ज है और हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v के बराबर है, इसका वॉल्यूम हमारे पास v के बराबर है। तो सबसे पहले इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन करेंगे, रो टोटल चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम v। इसकी यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। अरे भैया डायमेंशन निकाल लेना, अगर नहीं आती होंगी तो मुझे किसी तरीके से कांटेक्ट करके बता देना, कभी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगाकर मैं आपको बता दूंगा कि इन चीजों की डायमेंशंस क्या होती हैं। सो हमारे पास रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यह हमारे पास डिफाइंड हो गया। फायदा वही कि हम इससे किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। यहां पर भी चार्ज इतना क्लोजली पैक्ड है कि अगर मुझे एक चार्ज का मुझे डिस्टेंस पता लग जाए तो दूसरे का निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सो हमारे पास यहां पर किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, यहां पर क्यों ना। चलिए इससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर मुझे इसके टोटल स्ट्रक्चर में से किसी एक छोटे से वॉल्यूम के ऊपर आने वाले चार्ज को बताना है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा। अगर ये मेरे पास छोटा सा वॉल्यूम है dv, तो इस dv पे चार्ज आपके पास कैसे आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा dq जो कि पॉइंट चार्ज हो जाएगा,
एंड इट इज गिवन बाय रो dv। और अगर ये रो, तो अगर कांस्टेंट हो गया तो सीधा यार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, पर अगर ये रो वेरिएबल है देन यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन टेक्निक। तो आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। और क्योंकि हम अपने सिलेबस में जर्नल रिजल्ट्स को ज्यादा अहमियत देते हैं तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लेके चलते हैं, और यहीं से आपको एक सिग्नल मिल जाना चाहिए कि यार रो अगर वेरिएबल आ गया, डिस्टेंस के साथ चेंज होने वाला हुआ, तो मुझे इंटीग्रेशन को यूज करना है। सो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया dv, और ये मान लेते कि ये चार्ज आपके पास यहां पर, ये dq चार्ज इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर है। अब ये चार्ज, इस चार्ज को हम क्या करेगा, आपके पास रिपेल करेगा ना, ये रिपेल करेगा। और ये रिपल्सिव फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, df के बराबर है। अब ये df फोर्स कैसे निकालेंगे, इस df फोर्स को निकालने का तरीका मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्ज है मेरे पास dq का, पॉइंट चार्ज है, ये आ गया q नॉट, और यहां पर r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर। पर ये कंप्लीट फोर्स नहीं है, और अगर मुझे कंप्लीट फोर्स निकालनी है तो मुझे दोनों साइड्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरे पास फाइनल फोर्स क्या आ जाएगी, दी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास आ जाएगा Q नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq किसके बराबर आ जाएगा, रो dv, और यहां पर मेरे पास आएगा r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द फाइनल फोर्स बिटवीन दिस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉइंट चार्ज q नॉट। तो इसके अंदर से हमने जो है 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे, 3 तरह की चीजों को हमने देखा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा, हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू। कुछ हो रहा है यार, कुछ मैसेज